हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो बेटा आज हम क्या सीखने वाले हैं? पल्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, पल्स, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और लिम्फ, लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस, स्प्लीन। तो ये टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं और आज इन टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अगर आपको डाउट अगर फील होता है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पल्स। तो बच्चों जब भी हम पल्स की बात करते हैं तो ये जो पल्स है रियल में ये है क्या? जब भी ब्लड बेटा पंप होता है, ठीक है, ब्लड बेटा जब भी पंप होता है, लेकिन अब आपको ये माइंड में आना चाहिए ब्लड पंप करेगा कौन? ठीक है, तो ब्लड की जब पंपिंग होती है तो ये वेंट्रिकल के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? वेंट्रिकल के थ्रू। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ब्लड की पंपिंग करते हैं। और जब ब्लड की पंपिंग करेंगे तो ये ब्लड जाएगा कहाँ पे? कहाँ पे जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, नहीं जाएगा? तो आर्टरी में जब जाता है, ये आप लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं, आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है। और जब ल्यूमेन कैसा नैरो है और मस्कुलर होती है तो क्या होने वाला है? यहाँ पे फोर्स लगेगा। फोर्स कौन लगाएगा? ब्लड लगाएगा। फिर से एक बार समझिए, हम आपको ये बताने वाले हैं कि बेटा जब भी आर्टरी में ब्लड को पंप किया गया, ठीक है, ब्लड को पंप किया गया, वो भी कब किया गया? जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड आर्टरी में पहुंचेगा और पहुंचने के बाद वहां पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और इसी फोर्स को हम क्या करते हैं? इजिली फील करते हैं। ठीक है, इजिली फील करेंगे बाय प्रेसिंग योर फिंगर जेंटली ओवर एन आर्टरी। ठीक है, अब ऐसी कौन सी आर्टरी होती है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? आप जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे पिक्चर में क्या आपको समझ में आ रहा है? आपने क्या किया? रिस्ट पर ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, कहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया? रिस्ट पर ऑब्जर्वेशन किया। और वो जो ऑब्जर्वेशन है किस आर्टरी से फील्ड में आता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेडियल आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेडियल आर्टरी बोलते हैं। तो रेडियल आर्टरी इज द आर्टरी, सुपरफिशियल आर्टरी, ठीक है, दैट हेल्प्स टू फील पल्स। ठीक है, तो अब यहां से हम आपको कुछ एक बात और बताएंगे। काउंटिंग ऑफ पल्स, काउंटिंग ऑफ पल्स इज इनडायरेक्टली द काउंटिंग ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो हम क्या करेंगे? हार्ट बीट को कैसे गेस करेंगे? काउंटिंग नंबर कैसे गेस करेंगे? तो तरीका क्या होता है कि हम रिस्ट पर फिंगर को, ठीक है, जेंटली प्रेस करते हैं, और जब प्रेस करेंगे फिंगर को अपनी रिस्ट पर तो हमें आर्टरी में वो फीलिंग आएगी पल्स की, उनको हमें काउंट कर लेना है। तो पल्स रेट इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज और इवन अंडर सर्टेन इमोशंस। तो जब भी हम इमोशंस में आ जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो पल्स का जो काउंट नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको ये पल्स वाली बात को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर which the blood flow through the arteries exert on their wall। ठीक है, यहाँ भी कुछ फंडा ऐसा ही है कि ब्लड जब आर्टरी में फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड जब आर्टरी के विद इन फ्लो हो रहा होता है, बह रहा होता है, तो ये प्रेशर अप्लाई करता है। किस पे प्रेशर अप्लाई करेगा? ब्लड वेसल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। और स्पेशली जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये कौन सी होती हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आर्टरीज होती हैं। तो आर्टरी पे ब्लड पुशिंग करेगा। ठीक है, तो उस पुश को क्या बोल रहे होंगे हम? ब्लड प्रेशर बोल रहे होंगे। अब हम आपको कॉमन टंग में कह दें, a pressure that applied on the artery wall through blood is called blood pressure। ठीक है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये रिजल्ट किसका है? किसका रिजल्ट है? ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, लाइन जो आपके पास लिखी वो क्या लिखी हुई है? there are two limits of this pressure। the upper limit means systolic pressure बोल रहे हैं, ये भी आपको हम बताएंगे, which is at the time when fresh blood is pushing, ठीक है, through the artery
एज अ रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द हार्ट। जब भी हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन करते हैं या हमारे हार्ट में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन होता है तो आर्टरी में ब्लड पुश हुआ, उसको हमने क्या बोला, सिस्टोलिक प्रेशर बोला। और जब लोअर लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब होता है, जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको डेफिनेशन वाइज अगर बात करते हैं, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द आर्टरी वॉल, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द आर्टरी वॉल थ्रू ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये फील ऑलवेज आर्टरी पे ही होगा। अब इसकी टू रेंज होती हैं। ठीक है, टू रेंज कौन सी वाली होंगी, जैसे आप जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 140 to 90 वाला एक रेंज गिवन है, और कहाँ पे है, अच्छा चलिए 120 to 80 मिलीमीटर एच, ये हमने आपको एक नॉर्मल रेंज दिखाई है। 120 mm Hg ये वो प्रेशर होता है जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो 80 mm Hg की बात कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इसी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे किसके थ्रू, एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं इस्फिग्मो, क्या बोलते हैं, इस्फिग्मो मैनोमीटर, क्या बोलते हैं, इस्फिग्मो मैनोमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है, which is used to measure or record the blood pressure. The normal blood pressure for the adult is 100 to 140 mm. अब देखिए हमने यहाँ पे तो कुछ और मेंशन कर रखा है, ये इनिशियली स्टेज में था जब रूटीन हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा सिंपल हुआ करता था। आज के टाइम में क्या है, तो हम लोग हमेशा हाइपरटेंशन में रहते हैं, तो ये 140 mm Hg सिस्टोलिक है, और ये जो 80 वाला रेंज है, ठीक है, ये कैसा हो गया, डायस्टोलिक हो गया। तो ये आपके पास बुक में 100 से 140 mm सिस्टोलिक गिवन है, 60 to 80 mm डायस्टोलिक है। वैसे प्रॉपर जो होता है 120 to 80 mm Hg की रेंज होती है। ठीक है, और अगर 120 to 80 से एबव हो जाए, अब देखिए यहाँ पे मेंशन है 140 to 90 हो गया, 120 से बढ़ गया है 140 हो गया, 80 से 90 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर इन अ पॉपुलर लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको पल्स बता दिया, ब्लड प्रेशर बता दिया। अब चलते हैं हम लोग टिश्यू फ्लूइड की तरफ। तो टिश्यू फ्लूइड क्या है, तो टिश्यू तो आपको मालूम ही, ग्रुप ऑफ सेल, ये तो कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल, जैसे हमने आपकी स्क्रीन पे ये सेल्स अगर ड्रॉ की, ठीक है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, तो टिश्यूज को बोल सकते हैं ना। अब इनके बीच में गैप नजर आएगा, इस गैप को क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ पे एक फ्लूइड होगा, यहाँ पे फ्लूइड होगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं, या उसी को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि जब भी ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरी में, ठीक है, ऑर्गन में, क्योंकि ब्लड कैपिलरी एंटर करती है तो ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होंगे, तो कैपिलरी में जब ब्लड पहुंचेगा तो प्लाज्मा और जो ल्यूकोसाइट होती है वो लीक आउट हो जाती है, वॉल से लीक आउट हो गई। लीक आउट होने के बाद अब इसी कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड कह दें, या इंटरसेलुलर फ्लूइड कह दें, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह दें। तो 3 नेम यहाँ पे काउंट में आ रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसी को हमने कई नेम से जान लिया। चलिए, तो इस तरीके से ये हमने ये डिटेल आपको बताई, टिश्यू फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो अब हम ये कह दें, it is the form this fluid that the cell absorb oxygen and the other required substances and in turn give out the carbon dioxide and the other waste back into it। ठीक है, तो ये जो आपके पास 3 लाइंस गिवन है ना, 3 लाइन जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, 1 2 3, यहाँ पे आपको इस इंटरसेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो इसका वर्क होता है न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज। अगर ऑक्सीजन आई टिश्यू फ्लूइड में तो सेल ने अपटेक कर लिया, न्यूट्रिएंट आया तो अपटेक कर लिया, लेकिन इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के विद इन टिश्यूज के बिटवीन अगर क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वेस्ट बटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, इसी टिश्यू फ्लूइड में आएंगे ना। तो ये एक्सचेंज वाली बात हो गई। अब हम चलते हैं लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। तो लिम्फ पे डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड मे बी रीअब्जॉर्ब।
तो टिश्यू फ्लूइड में तो क्या हुआ था कि ब्लड वेसल ऑर्गन के अंदर इंटर करती हैं, कैपिलरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो ब्लड जब कैपिलरी में आता है तो फिल्टर हो जाता है, तो इसको हमने टिश्यू फ्लूइड बोला था। तो क्या वहीं पड़ा रहेगा? तो अभी जो टिश्यू फ्लूइड होता है मे री एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल, तो जो टिश्यू फ्लूइड मेक हुआ था ये फिर से ब्लड वेसल में एंट्री करता है, बट मोस्ट ऑफ इट enters another set of minute channel, but most of it enters another set of minute channels named lymph vessel। ठीक है, कुछ तो ब्लड में चला जाएगा, कुछ कहाँ जाएगा, दूसरे चैनल में जाएगा, उन चैनल को भी वेसल ही बोलते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा, लिम्फ वेसल, वेयर इट इज कॉल्ड लिम्फ। तो अगर सेल के बिटवीन है, ठीक है, टिश्यू में सेल्स के बिटवीन है एज अ टिश्यू फ्लूइड, तो उसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं। लेकिन अगर ये ब्लड में एंट्री कर रहा है तो ठीक है, ब्लड का पार्ट बन जाएगा, लेकिन वो लिम्फ वेसल के अंदर एंटर कर गया तो उसे क्या बोल देंगे, लिम्फ वेसल बोलेंगे। द मेन लिम्फ वेसल्स आर सोन इन अ फिगर 7.6। तो आप जरा देखिए 7.6 का इमेज आपके पास किधर दिखाई पड़ रहा है, तो वैसे 7.6 तो ये आपको दिख रहा है, तो अब जरा चेक करिए लिम्फ वेसल किधर है भाई, लिम्फ वेसल आपको कहीं दिख रही है इसमें, क्या कहीं नजर आया, लिम्फ वेसल कहीं दिख रहा है? क्योंकि मेंशन तो 7.16 कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए अच्छा देखते हैं क्या है। वैसे तो ये जो कंटेंट बना के दिखा रखे हैं आपको, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये जो आपको दिखा रखा है ये लिम्फ वेसल को काउंट करा रहा है, और उन्हीं के रिलेशन में एसोसिएशन में लिम्फ ग्लैंड भी होंगी, लिम्फ नोड भी होंगे, ये बात समझिएगा। ठीक, चलिए और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लिम्फ होता है बच्चों, ये लिम्फ वेसल में फ्लो करता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल। ठीक है, तो जैसे ब्लड जो होता है, ब्लड तो ब्लड वेसल्स के अंदर तब फ्लो कर पाएगा, तब सर्कुलेट कर पाएगा जब हमारा हार्ट बीटिंग करता है, लेकिन लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ कैसे फ्लो कर रहा है, तो उसके पीछे किसका हाथ होगा, तो सराउंडिंग जो मसल्स होती हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लिम्फ वेसल्स के विद इन फ्लो करता है। तो दिस अगेन इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया है, द लिम्फ वेसल्स ऑन द वे ड्रेन लिम्फ इनटू द लिम्फ नोड। तो लिम्फ वेसल्स से जो भी लिम्फ आ रहा है तो फाइनली कहाँ चला जाएगा, लिम्फ नोड में चला जाएगा, फ्रॉम वेयर फ्रेश लिम्फ चैनल्स अराइजेस एंड अल्टीमेटली पोर द लिम्फ इनटू द मेजर एंटीरियर वेन। वेना केवा में जाकर के फ्री हो जाना है। ठीक है, एंड क्लोज टू देयर एंट्री इनटू द राइट आर्टिकल, राइट आर्टिकल में जाकर के क्लोज हो जाएगी, अगेन इन सर्कुलेशन, फिर से सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो हम आपको लिम्फ के अबाउट कुछ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड था वो वेसल्स में एंट्री कर जाता है, उसको बोल देते हैं लिम्फ। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ सर्कुलेट करता है, और वो कहाँ पहुंचेगा, पहले तो लिम्फ नोड में पहुंचता है, उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली पोर्ड हो जाता है एंटीरियर वेन में। ठीक है, ये बात समझेंगे। अब लिम्फ की अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो लिम्फ में सेलुलर पार्ट भी मिलेगा, नॉन सेलुलर पार्ट भी मिलेगा। ठीक है, लिम्फ में सेलुलर पार्ट भी होता है, नॉन सेलुलर भी पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट में क्या क्या आ रहा है, ओनली ल्यूकोसाइट। ठीक है, उसमें भी मोस्टली लिम्फोसाइट आ रही। ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स ना तो मिलेंगी ना तो आपको आरबीसी मिलेंगी, आरबीसी एब्सेंट एंड प्लेटलेट्स ये भी एब्सेंट। ये बात समझ में आ गई। वहीं पे जब नॉन सेलर की हम बात कर रहे हैं तो नॉन सेलर में आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है, सेल तो नहीं होंगी लेकिन केमिकल कंटेंट तो होंगे ना। 94% वाटर होगा, सॉलिड मिलेंगे, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, एंजाइम के फॉर्म में, एंटीबॉडी के फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है कि नॉन सेलर में जो सॉलिड्स आते हैं उनका परसेंटाइल क्या होगा, 6%। वाटर का परसेंटाइल कितना होगा, तो आप बताएंगे 94%। और सेल्स कौन सी होंगी, लिम्फोसाइट होंगी यहाँ पे लिम्फ के विदिन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लिम्फ के फंक्शंस पे डिस्कशन करने के लिए। तो लिम्फ का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, इट सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन
टू दोज पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच, तो जहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं पाता, ब्लड कैन नॉट रीच, देन लिम्फ सप्लाई द न्यूट्रिशन एंड द ऑक्सीजन, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वहाँ पे लिम्फ क्या करता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। सेकेंड फंक्शन की बात करेंगे, ए ड्रेन अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड and metabolite and return protein to the blood from the tissue space। ठीक है, तो ड्रेनेज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, लिम्फ कवर क्या हो गया, ड्रेन करना, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करना, मेटाबोलाइट्स को ड्रेन करना। ठीक है, और जो प्रोटीन फिल्टर होके सपोज दैट अगर पड़ी होंगी तो उनको ब्लड में फिर से फ्री करा देना टिश्यू स्पेस से। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन की अगर बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है, फैट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंटेस्टाइन से हुआ, किसके थ्रू हुआ, लैक्टियल के थ्रू हुआ। ठीक है, तो लैक्टियल आपने विलाई के अंदर पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम 9th क्लास में कि विलाई में लैक्टियल होता है, ब्लड कैपिलरी होती है, तो फैट के जो कंटेंट होते हैं वो स्पेशली कहाँ मूव करते हैं, लैक्टियल के अंदर मूव करते हैं। तो लैक्टियल फिर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। डिफेंस की बात करेंगे, आपको मालूम है कि लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, मोनोसाइट फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी वाली होती हैं, तो इस तरीके से डिफेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इतने फंक्शंस हमने आपको समझाए और आपने ध्यान से सुना भी होगा। अब ये जो टॉन्सिल वाली बात आपको दिख रही है, ये टॉन्सिल्स, ठीक है, तो होता क्या है, हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड भी है। ठीक है, लिम्फ नोड भी है और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। टॉन्सिल्स, द टॉन्सिल्स ऑन द साइड ऑफ द नेक, नेक में लिम्फ नोड है, टॉन्सिल बोल दिया। ठीक है, लिम्फ और ऑल्सो लिम्फ ग्लैंड। तो इतने पैराग्राफ की अगर हम बात आपको करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द लिम्फ नोड टेंड टू लोकलाइज द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्प्रेडिंग द बॉडी एज अ होल। द टॉन्सिल्स ऑन द साइड ऑफ द नेक आर ऑल्सो लिम्फ ग्लैंड। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है, इन्फेक्शन को लोकलाइज करना। ठीक है, और ये टॉन्सिल्स के फॉर्म में लिम्फ नोड है, इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, नेक पे होती है, जिनको लिम्फ ग्लैंड के नेम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जरा आप चेक करिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं, हैव नॉट यू एवर एक्सपीरियंस्ड पेनफुल स्वेलिंग इन योर ग्रोइन और इन एक्सिल्स ऑफ द आर्म व्हेन यू गेट अ बॉइल और इंजरी इन द लिम्ब। ठीक है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव साइन। तो जब भी आपको इंजरी हो जाती है, ठीक है, पैर में अगर इंजरी हो जाती है तो सभी को हो सकता ना हो, तो पेनफुल स्वेलिंग आ जाती है ग्रोइन में। ठीक है, ग्रोइन में या फिर जो आर्म होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो क्या दिखा रहा है, डिफेंस को दिखाता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन को दिखाता है। अब चलते हैं स्प्लीन पे। तो वैसे स्प्लीन पे आपके यहाँ पे तो डिटेल काफ़ी लंबी है। वैसे हम अगर एनसीईआरटी में बात करते हैं तो जो क्वेश्चन आपका आता है वो क्या आता है, स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड क्यों बोला, क्योंकि जब भी आरबीसी की 120 डेज के बाद डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो डेड आरबीसी को वहाँ पे डंप किया जाता है। ठीक है, इसलिए स्प्लीन को क्या बोला, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है हिंदी की लैंग्वेज में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है तो इसी पे आ जाता है। ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। तो स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन की बात करेंगे तो वैसे स्प्लीन भी आता है, एक और ऑर्गन आता है जिसको बोलते हैं थाइमस। तो थाइमस भी लिम्फेटिक ऑर्गन में आएगा। तो लार्ज जो लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन पे ही डिस्कशन चल रहा है तो हम इसी पे करेंगे। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, पोजीशन की जब बात करेंगे तो बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे होती है। ठीक है, एंड अबव द लेफ्ट किडनी। देखिए, दो पोजीशन आपके पास हैं, लेफ्ट किडनी के ऊपर होगा, स्टमक के पीछे होगा, एब्डोमेन में। ठीक है, कलर की अगर बात करते हैं तो कलर कैसा नजर आएगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ से नजर आया, लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। सेकंड क्या नजर आया, सेकंड इसकी पोजीशन पे आया, एब्डोमेन में होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ से नजर आया, अबाउट द किडनी होती है। कलर की बात कर लेंगे तो 4 पॉइंट यहाँ से आपके बनते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं तो एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वायर। मीन इमरजेंसी में अगर हेमरेज हो जाए, ठीक है, फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, या फिर कह दे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए, तो स्प्लीन क्या करेगा, स्टोर्ड ब्लड को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है, और तभी बोल दिया यहाँ पे ब्लड रिजर्वायर। ठीक है,
फिर से एक बार सुनेंगे, हेमरेज हो गया, स्ट्रेस में आ गए, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, तो स्प्लीन क्या करेगा, स्प्लीन करेगा स्टोर्ड ब्लड को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज, तभी तो बोल दिया ब्लड रिजर्वायर होता है। सेकेंड थिंग की अगर बात करते हैं तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करना, और लिम्फोसाइट जो होती है इम्यूनिटी का पार्ट होती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इट डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल, ठीक है, तभी हमने आपको बोला था कि ग्रेवयार्ड, ठीक है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक फेज में होते हैं तो यही क्या करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, मीन आरबीसी प्रिपरेशन चल रही होगी एम्ब्रियोनिक फेज में। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या चेक किया, स्प्लीन, स्प्लीन के फंक्शन पे चेक किया। अच्छा, अब जरा चलते हैं, ये क्या दिया हुआ है, कोई एक्टिविटी बेस्ड है कंसेप्ट, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या बता रखा है। हमें क्या करना है, 2 क्लीन स्लाइड लेनी है, क्या लेनी है, 2 साफ सुथरी नीट एंड क्लीन स्लाइड ले लेनी है, ठीक है। और क्लीन द स्किन ऑफ योर फिंगर टिप एंड पिक इट अ स्टेरिलाइज्ड निडल, ठीक है। क्या किया आपने, 2 स्लाइड ले ली, दोनों स्लाइड को लेने के बाद आपने अपने फिंगर की स्किन को क्लीन किया और कोई स्टेरिलाइज्ड निडल होती है इसको प्रिक कर दिया। तो जब प्रिक करेंगे तो क्या होगा, ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वाइप ऑफ द फर्स्ट ब्लड विच ओज आउट, जो भी आपके फिंगर से ब्लड निकल रहा है उसको आपने क्या किया, वाइप ऑफ कर दिया। जेंटली स्क्वीज द फिंगर टिप एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड नियर द राइट एंड ऑफ वन स्लाइड, ठीक है। तो आपने जो वाइप कर लिया तो फिर क्या करें, जेंटली आपको क्या करना है, स्क्वीज करना है, द फिंगर टिप को स्क्वीज करना है। और फिर उस जब आप स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा, टेक अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लड नियर द राइट एंड ऑफ वन स्लाइड, ठीक है। आपको किसी स्लाइड पे, जैसे 2 स्लाइड ली थी आपने, एक स्लाइड पे आपने ड्रॉप डाल दिया। इमीडिएटली पुट द सेकेंड स्लाइड हेल्ड एट एन एंगल। तो आप जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड की ड्रॉप ली गई, ब्लड की ड्रॉप लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्लड की फिल्म प्रिपेयर करनी है स्लाइड पे। ओवरऑल आपका ये है टारगेट। 2 स्लाइड ले ली, स्लाइड नंबर ए, स्लाइड नंबर बी, ठीक है। जैसे सपोजेट कहते हैं कि आपको एक स्लाइड ये ले लेनी है, एक स्लाइड ये ले लेनी है, एक स्लाइड पे आपको ब्लड का ड्रॉप डालना है और फिर इसको आपको क्या करना है, इस पर ये फिल्म प्रिपेयर करनी है। तो फिल्म तो प्रिपेयर कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अब इस ब्लड की फिल्म को प्रिपेयर करने के बाद हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप में विजन करना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में विजन करना है, लेकिन विजन क्या इतना आसान होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब हम ब्लड की फाइन फिल्म प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, स्लाइड के ऊपर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउ द ब्लड स्मीयर टू ड्राई होने का इंतजार करेंगे, फिर उसको स्टेन कर देंगे, किससे, लीशमान स्टेन से स्टेन कर दिया। अगर आपको याद आए, जब आप स्टार्च टेस्ट करते थे तो आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते थे, ठीक है। और जो स्टार्च होता था वो कैसा हो जाता था, ब्लू ब्लैक हो जाता था। कैसा हो जाता था, ब्लू ब्लैक। अगर लीफ ने फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाया होता था, ठीक है, और आप उसमें टेस्ट करते थे आयोडीन से, तो स्टार्च वाली जो लीफ होती थी ब्लू ब्लैक रिप्रेजेंट करती थी कलर। तो सेम ऐसे ही उसको हम स्टेनिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीसी को स्टेन करने के लिए, डब्ल्यूबीसी को स्टेन करने के लिए, प्लेटलेट्स को स्टेन करने के लिए, ठीक है, यहाँ हम कहते हैं ब्लड की फिल्म में ब्लड सेल को ऑब्जर्वेशन करने के लिए किस स्टेन का यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा लीशमान स्टेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर जब हम स्टेन दे देंगे तो 2 मिनट के बाद क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम में डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक है, डिस्टिल वाटर डालना है। एंड अलाउ अ मिक्सचर टू रिमेन फॉर अनदर 2 मिनट, फिर से 2 मिनट वेट करने। पोर ऑफ द मिक्सचर एंड रिंस इन अ टैप वाटर। फिर क्या करना है, जो आपने फिल्म प्रिपेयर की थी जिसपे लीशमान टेस्ट डाला था, डिस्टिल वाटर की ड्रॉप डाली थी, अब उसे क्या करना है, टैप वाटर में आपको उसको वॉश कर देना है, रिंसिंग कर देनी है। फिर आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में उसे ड्राई स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप ड्राई स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ ऐसे पिक्चर्स नजर आए। तो आपको उस स्लाइड में से ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या इसनोफिल कुछ ऐसी है, एर्थ्रोसाइट्स ऐसी हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स,
ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, ये पिक्चर्स आपको ऑब्जर्वेशन में करने हैं, ठीक है। तो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, पिक्चर आपके पेपर में दे दिया जाता है, ऑप्शन आपके पास ये लगा दिए जाते हैं, सपोज दैट ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी, और पिक्चर आपको ये वाला प्रोवाइड कर दिया। तो आपको मालूम है कि स्नोफिल का न्यूक्लियस आपको देखना है। न्यूक्लियस आप देखेंगे तो यहाँ पे लोब कितने दिखाई पड़ रहे हैं भाई, कितने लोब दिखाई पड़ रहे हैं, 2 लोब यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ लोब 2, ठीक है। लोब्स इन न्यूक्लियस कितने हो गए, 2 हो गए, तो आप पहचान जाएंगे स्नोफिल है, ठीक है। और अगर न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 3 लोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे भी अपना कोई आइडिया ट्रिक लगा के आपको ब्लड सेल को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो हमें लग रहा है अब ये आपका चैप्टर हो गया द एंड। अभी जो प्रोग्रेस चेक वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको आप बच्चों करेंगे, ठीक है। और अगर डाउट को आता है, आपको डाउट कोई फील करते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, क्लियर है। तो वीडियो को, ये स्लाइड को, ठीक है, या हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। फिर मिलते हैं आपके नए चैप्टर के नए लेक्चर में।